की और उसमें हम लोग आज यहाँ एक दूसरे के साथ बैठे हैं। देखिए, तीन चीज़ों को हमें समझना होगा। एक तो ये है कि हमारे सामने जो संकट है, ये संकट सिर्फ हमारा आपका संकट नहीं है। यह संकट पूरे देश के अंदर जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनका संकट है, हम उसका एक हिस्सा है। और ये नीतिगत सवाल है, सरकारों के चरित्र को समझने का भी सवाल है कि उनका जो चरित्र है वो किस तरह से हमारे श्रम की लूट को बढ़ावा दे रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और तीसरी चीज ये है कि हमारे सामने जो इस तरह की चुनौती है उसी तरह के सांगठनिक औजार की हमें जरूरत है। हम दुश्मन को अगर ठीक से नहीं पहचानेंगे, उसकी ताकत का हमें अंदाजा नहीं रहेगा, तो हम अपना औजार और अपनी लड़ाई की दिशा ठीक नहीं रख सकते। ये एक प्रमुख सवाल है और उस प्रमुख सवाल के आसपास ही चीजें हैं। तो मैं पीछे की कुछ कार्यवाहियों की रिपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि हम लोगों ने लखनऊ में एक प्रदेश के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम में किया। उसमें कानपुर से भी भागीदारी हुई और 7,000 से 10,000 के आसपास पूरे प्रदेश से हम लोगों ने लोगों को वहां खड़ा किया। हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में भी एक प्रदर्शन हुआ, उसमें 1800 के आसपास उत्तर प्रदेश से लोगों ने भागीदारी की। बहुत दूसरे प्रदेश बड़ी दूर थे तो कम संख्या में लोग आए, लेकिन एक शानदार कार्यक्रम हुआ और सरकार के सामने हम लोगों ने अपने सवालों को रखा। लखनऊ या दिल्ली या हम अपने गांव की जमीन, तीनों जगह जो हमारी कार्रवाइयां हैं, उन कार्रवाइयों में बहुत सारा सवाल उठता है कि हमने ये किया तो हमें क्या हासिल हुआ। हम एक सवाल इसके उलट पूछते हैं कि 15 वर्षों में आपने 24 घंटे योगदान किया, आपने 72 घंटे योगदान किया, आपके बच्चे देखते देखते 6 महीने से बड़े हो गए, सयाने हो गए, जवान हो गए, उनके दाढ़ी और मूछें आ गई। उन 15 सालों में आपने क्या हासिल किया? जब आप यहां से मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो छोटा सा कदम आपने उठाया है ये बहुत शुरुआती है। हमने सरकार से कहा, साल भर पहले, 2 साल पहले कोविड का समय था, हम लोगों को लगता था कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाली ये जो सफेद साड़ी में महिलाएं घूमती हैं गांव गांव, इनका कुछ भारी तनख्वाह होगा, 25,000 40,000 पाती होंगी। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आशा वर्कर्स के बीच में भी काम करना है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस जो हमारा संगठन है, हमारा मदर संगठन है, मातृत्व संगठन है, वो देश के तमाम कर्मचारियों के बीच में, मजदूरों के बीच में एक बहुत बड़ा संगठन है। और पूरे देश के पैमाने पर जो 10 महासंघ हैं उनमें हम तीसरे नंबर के महासंघ। हमारी यूनियन है पीजीआई के अंदर, नर्सिंग टेक्नीशियन का यूनियन है। हमारे पास यूनियन है मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग यूनियन है। हमारे पास सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूनियन है, निर्माण में यूनियन है, शिक्षकों में यूनियन है, तमाम तरह का यूनियन हमारे पास है, राज कर्मचारियों में यूनियन है। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें आशा वर्कर्स के बीच में भी, मिड डे मील वर्कर्स के बीच में भी जाना। कोविड आया तो एक दिन दोपहर में, दिसंबर से अप्रैल का महीना था, 2 बच्चियां आ गई, दरवाजे पर दस्तक दिया, जानकारी लेना है, क्या हो तुम? आशा की आंगनबाड़ी का। आशा, अंदर आ जाओ, पानी पियो। हालचाल लिया तो पता लगा 1800 मिलेगा। ग्लव्स के नाम पर उसने बताया कि ग्लव्स है नहीं। मास्क दिया है कपड़े का, उसको कहते हैं धो के पहनो। सैनिटाइजर सीसी में है, 75 घर जाना है। तो लगा कि ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो हम लोगों ने अपने AICCTU के पैड पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी पत्री ये सब शुरू किया और एक शुरुआत हुई कि सवाल, हम लोगों के पास कोई संगठन नहीं है लेकिन हम इसको उठा सकते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन था, हमने इस सवाल को उठाया। उन 3 लोगों से, 2 बच्चियों से बातचीत होती रही। फिर वो 3 लोग इकट्ठा हुई और उनमें एक को हम लोगों ने प्रदेश का संयोजक बनाया और 2 को जिले का, एक को जिले का अध्यक्ष और मंत्री बनाया। 3 लोगों से एक प्रदेश का संगठन खड़ा किया। आज तो हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
तो अनीता जी ने साहस किया और कहा कि हमें बना दीजिए और हम आप लिखते पढ़ते रहिए, हमको कोई डर नहीं। तो हम 50 चिट्ठियां हमने उनके नाम से लिखी और बहुत दिन तक हमने उस संगठन को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे 25, 50, 100, 2 जिले, 4 जिले, 10 जिले, आज हम उत्तर प्रदेश के करीब 44 से 45 जिलों में हमारे पास संगठन है और हम लड़ रहे हैं और हमारी पहचान है। हमारे संगठन को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं और हमारी आवाज सुनी जा रही है। हम लखनऊ गए, हम लखनऊ इसलिए गए कि हमने कुछ सवालों को निरंतर पहले दिन से लेकर के अभी तक उन सवालों को हम पकड़े हुए हैं और वो हम हर मांग पत्र में उन सवालों को दोहरा रहे हैं। कुछ सवाल हमारे बुनियादी सवाल है। हमारा पहला सवाल है कि हम 1000 तरह की बीमारियों के बीच में काम करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा? हम दुनिया भर के स्वास्थ्य का ठेका लेके घूमते हैं, हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा? तो हमने कहा 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए। कोविड में तय हो गया कि अगर कोई बीमार हो गया है तो उसका इलाज नहीं हुआ। यही कानपुर के अंदर उन्नाव की एक लड़की कानपुर के 4 अस्पताल से होकर के लखनऊ तक भटकती रही और एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई, कामिनी निगम की। उसको इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला। एक आशा फैसिलेटर बीमार हो गई, उसको 10 लाख रुपए चंदा करके हमारे दूसरे संगठनों ने दिया तो उसकी जान बचाया हम लोगों ने। कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उसका। आपने कहा 50 लाख देंगे और पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने कहा कि मरने वाली एक भी आशा का कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। अभी जब मैं 12 सितंबर के कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश में घूमा तो मैं 27 लोगों को खोज लाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये 27 लोग मर गए। हमने उनके दावे पेश किए। सरकार पार्लियामेंट में कह रही है, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि किसी भी आशा वर्कर का पूरे देश में कोई डेथ नहीं हुआ कोविड के दौरान। तो आपके उस 50 लाख का हम क्या करेंगे? तो हमने कहा भाई हमें जीवन बीमा चाहिए। रोज सुनते हैं गाड़ी वो ट्रक जा रहा था और वो मरीज को लेके जाने वाली आशा को कोलैप्स कर दिया, मर गई, मरीज मरा, ये आशा मरी, वो आशा मरी, ये विकलांग हुई, सब पुल टूट गया, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं है जहां 2-4 मौतें न हुई और सब काम के दौरान। वर्कमैन एक्ट कहता है, कानून कहता है कि सेवा के दौरान होने वाली मौत की जिम्मेदारी विभाग की है और वो कंपनसेट करेगा। कोई कंपनसेशन नहीं है। बहुत हुआ तो गए, सफेद साड़ी दे के चले आए, छुट्टी हो गई। हमने कहा जीवन बीमा चाहिए। हमने एक तीसरी बात कही और जो बात सरकार को अपने आप माननी चाहिए थी। सरकारें हमारे वेतन के लिए, हमारी सेवा शर्तों के लिए श्रम सम्मेलन बुलाती है, सरकारें बुलाती है। तो 45वें 46वें श्रम सम्मेलन में एक सिफारिश की कि आशा वर्कर्स को, मिड डे मील वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को श्रमिक का दर्जा दे देना चाहिए और इनको न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन दिया जाना चाहिए। ये श्रम सम्मेलन की सिफारिश थी। वो फाइल धूल खा रही। एक बड़ी लोकप्रिय जनप्रिय सरकार 10 साल से इस देश के अंदर है, 7 साल से है। तमाम सरकारें आई और चली गई, उस फाइल पर किसी की नजर नहीं जाती। हमने कहा 45वें 46वें सम्मेलन की उस रिपोर्ट को लागू करिए। अगर वो रिपोर्ट लागू हो जाए तो हमारा आज की तारीख में जिंदा रहने भर का सब्जी भाजी बाजार, बच्चे का पढ़ाई और थोड़ा सा दवा पानी हो सकता है। 36,000 हमारा तनख्वाह होगा आज की तारीख में। आप वो फाइल नहीं करेंगे, हमको 2200 में आप टिकाए हुए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने पर असेंबली के भीतर 18 दिसंबर को कहा, 18 दिसंबर 2021 को कहा कि आशा वर्कर को हम 5,250 रुपया और संगिनी को हम 9,500 रुपया देते हैं और 1,500 का बढ़ोतरी आज से घोषित कर रहे हैं। तो 6,500 पाने वाली कोई आशा हमको बताइए। पूरे प्रदेश से एक आशा ढूंढ लाइए जिसको 6,500 मिलता हो। तो या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है और या विभाग लूट रहा है। तब हमने एक कैलकुलेशन किया, हमने इसका एक आंकड़ा निकाला, डेटा निकाला। हमने मुख्यमंत्री से, आपके चिकित्सा मंत्री से कई बार मुलाकात की, स्वास्थ्य मंत्री से, सेक्रेटरी से बातचीत हुई, हम एनएचए में गए, हजारों चिट्ठियां हमने भेजी। कोई उत्तर हमारे प्रश्नों का देने को तैयार नहीं है। आप पीछे थोड़ा लौट जाइए। हमने एक आंकड़ा निकाला कि हम प्रदेश के जिस कोने में भी हैं, हमको लोगों ने बताया कि 200 रुपया, 300 रुपया, 250 रुपया हमारा वाउचर लेने का हमसे वसूला जाता है।
हो सकता है कोई एक आध जगह हो, ये भी हो सकता है कि किसी जगह में कुछ हमारी बहनें हो जिनसे दबिश की वजह से लोग न लेते हो, बाकी ये खेल पूरे प्रदेश में जारी है। तो 1,65,000 आशा कर्मी है और 200 रुपया एक के हिस्से का अगर आप देखिए तो अब साल भर का आंकड़ा निकालिए तो 450 करोड़ रुपए का ये शुद्ध 200 रुपए के आधार पर ये लूट हो रहा है। 450 करोड़ रुपया का लूट। आप पीछे लौट जाइए तो 2019 में जुलाई के महीने से 750 रुपए की मुख्यमंत्री प्रतिपूर्ति राशि की घोषणा हुई, जो 31 दिसंबर की रात तक जारी रही। ये 28 महीने होते हैं, इसका पैसा कहां गया? 2017 में 750 रुपए प्रधानमंत्री प्रतिपूर्ति राशि की घोषणा हुई, 64 महीने हो गए, इसका पैसा कहां गया? हमने आयुष्मान कार्ड बनाए, उसका पैसा कहां गया? हमने संचारी रोग किया, उसका पैसा कहां गया? हमने 10 साल 15 साल दस्तक किया, उसका पैसा कहां गया? हमने सिर्फ 3 साल का एक आंकड़ा निकाल करके सरकार के सामने रखा कि 1.5 लाख करोड़ रुपया आशाओं के इस छोटे से भुगतान के भीतर से चोरी करके हेर फेर कर दिया गया। कोई सुनता नहीं, तो हिस्सा बांट हो रहा है। आप उस 1,000 करोड़ रुपया जो 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए महामारी में जो वसूली हो रही है, उस 1,000 करोड़ में भी हिस्सा आप ले रहे। और ये 1.5 लाख करोड़ रुपया जो 3 साल में आप खा के बैठे हुए हैं, 3 साल की बात करता हूं, 15 साल छोड़ दीजिए पीछे क्या, तो उसमें भी आप बोलते नहीं। 52,000 आशाओं ने एक चिट्ठी लिखी। हम लोगों ने कहा योगी को भेजो मेल, एक आंदोलन चलाया कि पोस्ट कार्ड लिखिए और हाथ से अपना मांग लिखिए और समूह में जुलूस निकाल के जाइए और डाकघर में चिट्ठी डालिए। उस 52,000 चिट्ठी गया तो कहीं तो गया होगा ना। उसका तीसरा मांग ही था भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक कमीशन बनाइए। कोई हलचल नहीं। श्रम मंत्री के वो क्या नाम, स्वास्थ्य मंत्री के हाथ पकड़ाया था, ये पकड़िए, इसमें सब 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, 1 लाख करोड़ की वसूली। कोई हलचल नहीं, कागज पीछे। हमारी 2 साल देवरिया में कूद गई, मंत्री गई थी ममता उपाध्याय, क्या नाम उसका, ममता सोनकर, वो स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी मिनिस्टर है। तो डीएम था, एसपी था और पुलिस थी, फौज फटा था और सीएमओ था, एसीएमओ था, सब थे। वो रास्ते में कूद गई कंचन मिश्रा और सत्याग्रह। उसने कहा अरे ये पाला झाला बिछवा लेते हैं, पाल उतरवा लेते हैं लोगों का, मरीजों का, बाहर से धागा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, 2,000 लाओ, 5,000 लाओ। हमारा तो क्या हाल है वो तो छोड़ दीजिए आप। जांच हुआ तो जांच में कहा कि जांच किस तरह हो रहा है। वो जांच अधिकारी आया और कहा कि सार्वजनिक रूप से कहा, अरे 10 आशाओं से लिखवा के दे दीजिए कि हाँ कोई लेन देन नहीं होता है, हो गया। ये जांच हो रही। तो वो सब पूरा खेल है, वो सब लूट में सब शामिल है। ये 1,000 करोड़ का और 1.5 लाख करोड़ का जो लूट है, ये लूट किसी एक आदमी के पास का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी। तो हम लोगों ने लखनऊ में आवाज उठाई और फिर चूंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है, पार्लियामेंट चल रही है, तो पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हम लोग लखनऊ दिल्ली गए। हम इसके लिए नहीं गए थे कि कोई आएगा और हमको ऐलान करके चला जाएगा हमारे सामने कि हमने दे दिया आपको। हम तो जानते हैं अपने दुश्मन का ताकत जानते हैं, उनका चरित्र जानते हैं, उनका स्वभाव जानते हैं, और ये स्वयं की लूट का दौर है, इस बात को हम जानते हैं। तो हम दिल्ली गए कि पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है। ये जो 5 से 25 गधे हमने चुन के वहां बैठाए हैं और 4 से 2 गधे यहां बैठते हैं, ये हमारे आपके वोट से गए। अभी फिर आएंगे, अभी वोट मांगेंगे। ये आपका 10,000 15,000 मानदेय का घोषणा पत्र लाएंगे। अखिलेश यादव का सरकार जब चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि हम 10,000 रुपया मानदेय करेंगे इनका। फिर जब जोगी जी का सरकार का चुनाव आया, वो पहला वाला, तो उसमें इन्होंने 11,000 रुपया और फिर दूसरे वाले में राज कर्मचारी बना रहे थे। कितने लोग आए और चले गए, सब घोषणा करेंगे चुनाव के पहले, उसके बाद 2000 के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता है। हमारी रंजना भरतिया जी इलाहाबाद में है, वो घुस गई, मंत्री जी आए थे, कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने आशाओं के लिए इतना कर दिया, अभी तुम्हारे लिए कमे आप लीजिए, आपके लिए तो ज्यादा हो गया भाई। सरकार ठीक है, कर दिया, सब कर दिया, तो ठीक है, फिर चाहिए सरकार आप। हाँ, हम कृतार्थ हुए कि आपके मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। तो ये जो हालत है, तो हम इसलिए दिल्ली गए कि हमारे जो सवाल है ये पार्लियामेंट तक पहुंचे, सरकार पर एक दबाव बने। तो दबाव बना, तो हमने
शायद वो बात बहुत दूर तक नहीं जा पाई, इसलिए कि हो सकता है कुछ लिखने में दिक्कत रही हो। और वो अंग्रेजी का एक अखबार था जिसमें वो खबर छपी थी, दिल्ली से हिंदू एक अखबार है, उसमें खबर छपी थी कि भारत की वित्त मंत्री ने 3 मिनट का समय दिया। मैंने उसे लिखा कि व्हाट ए जोक, आप क्या मजाक कर रहे हैं कि 3 मिनट पे आप कह रहे हैं कि आइए और अपनी बात कहिए। तो हमारे संगठन ने मना किया कि हमको आपसे कोई बात नहीं करनी है। 3 मिनट तो छींकते 3 मिनट में हम क्या बात करेंगे आपसे? ये देश के करोड़ों स्कीम वर्कर्स का सवाल है, इस पर हम आपसे क्या बात कर सकते हैं? लेकिन आपके उस आंदोलन ने, छोटे से आंदोलन ने इनको बात किया कि कम से कम चलो इनके कान तक बात तो गई कि 3 मिनट के लिए इन्होंने कहा कि आइए 3 मिनट सुनिए, हमको 13 मिनट चाहिए कि 13 घंटे चाहिए, ये हमारी ताकत तय करेगी, आने वाला कल तय करेगा, इसकी तैयारी हमें करनी है। इसके लिए हमें तो अभी तो हम तुम्हारे दरवाजों में थपकी दे रहे हैं, अभी तो हम तुम्हारे कानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अभी निर्णायक लड़ाई की तैयारी बाकी है, और निर्णायक लड़ाई की तैयारी होगी तो 1,65,000, 1,85,000 ये हाथ से हाथ जोड़ करके जब लोग कतारबद्ध होकर खड़े हो जाएंगे, तुम हमारी बात करते हो, हम तुम्हारी सरकार बनते हैं। सरकारें जनता गिराती है, सरकारें जनता बनाती है। 2 लाख लोग जन्म बच्चा के साथ खड़े हो जाएंगे जिस दिन। किसके लिए बन रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जिनकी हम परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। आप इस पर किसी एक आशा के साथ बैठ करके और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन खाली उसको सुनिए, तो आप एक किताब लिखें, उस व्यथा और पीड़ा का अंदाजा लगाइए जो मां अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़ करके रात में किसी दूसरे के बच्चे को बचाने के लिए अंधेरे में चली जाती है। उसकी अनुभूति करिए, उसको महसूस करिए। कर नहीं सकता है दूसरे के बच्चों की और माओ की हिफाजत करने वाली हमारी बहनें जब खुद मातृत्व से गुजरती है तो 1 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती है। ये दुनिया में पहला उदाहरण है जहां किसी महिला कामगार को मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। इस देश में बातें हो रही, बहुत बड़ी बड़ी संसद है, विधानसभा है, लोकसभा है, नारी सुरक्षा का तमाम तमाशा और नाटक है। ये सारे सवाल हमारे आपके हैं। तो लखनऊ और दिल्ली और नीचे ये लूट का जो पूरा तंत्र है, और इस तंत्र के भीतर हमारी आपकी बेहतर जिंदगी का जो सपना है, ये तमाम तरह की जो लड़ाइयां हैं हमारे सामने खड़ी हैं, इनके लिए जरूरत है कि हम लोग संगठित हों, ताकत बटोरे, एक एक को समेट कर लाएं और एक विशाल जाल बनाते हुए हम लोग आगे की लड़ाई का रास्ता तय करें। एक प्रयास जारी है। इसी कड़ी में हम लोग आज कानपुर में आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि यहां भी एक मजबूत जिला कमेटी बने। ये सारी जिम्मेदारी भी हम लोगों को मिल बांट के उठानी होगी। ये किसी एक आदमी के बस का नहीं है। कोई एक आदमी पूरे प्रदेश भर में, ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसके अंदर सब लोग अगर काम नहीं बांटेंगे, सब लोग जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो ये काम नहीं होने वाला है। और हमारे आपके पास बहुत समय है और बिल्कुल समय नहीं है। 2023 हमारे लिए एक बड़ा निर्णायक साल है। 2023 में 24 में चुनाव होने वाला है। इस देश की राजनीति का विमर्श बदलने का सवाल है। हम मेहनत करने वाले लोग, हम स्कीम वर्कर्स, सब लोग अगर मिलकर के इस आने वाले चुनाव में अपने सवाल को एजेंडा बनाने के लिए खाली राजनीतिक पार्टियों को बात कर दें कि वो उनकी घोषणा का हिस्सा बने, हम उनकी बात का हिस्सा बने हम, तो 23 को हम लोगों को इसके लिए जन आंदोलन का साल बनाना होगा। इसको बड़ी एकता के साथ लड़ाइयों का साल बनाना होगा, जन संघर्षों का साल बनाना होगा और अपना परचम आसमान में लहराते हुए सारी राजनीतिक पार्टियों को बात करना होगा कि बिना मेरी बात किए हुए आपको हम दिल्ली का रास्ता तय नहीं करने देंगे। इस तरह और इसलिए हम चाहते हैं कि सचेतन ढंग से हम लोग एक संगठन इसके लिए बनाएं जिसके चालक भी आप हैं, संचालक भी आप हैं, नेतृत्व भी आपका है। हम लोग आपके मित्र हैं, आपके साथ लगे रहेंगे, आपको आगे ले चलेंगे, आपके साथ हर मदद दिशा तय करने में भागीदारी करेंगे। नेतृत्व आपको करना है, संगठन आपको बनाना है और अपने संगठन की हिफाजत भी आपको करनी है और अपने हक हकूक के लिए कदम कदम बढ़ते हुए उन सारी ताकतों को भी पीछे धकेलना है। इसके अंदर 3-4 तरह की चीजें और आपको समझने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश के अंदर 15 वर्षों में मैंने जो अध्ययन किया कि बहुत सारे संगठन मौजूद हैं, वो एक तरह के एनजीओ मैंने तमाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो अनुदान लेते हैं सरकार से, आप धरना करेंगे, बैनर की फोटो खींचेंगे, ले जाएंगे, साल के बाद उसका पैसा देंगे। तो ये जो सेवा समितियां, कल्याण समितियां, उत्थान समितियां चल रही हैं, ये जो एसोसिएशन चल रहे हैं, इनको नैतिक रूप से किसी तरह का कोई आंदोलन करने का हक नहीं है, कोई मांग पत्र देने का हक नहीं है। इनको मैनेजमेंट ने, इनको आपके डीसीपीएम ने, बीसीपीएम ने, प्रभारी ने और आपके सीएमओ ने और एनएचएम ने पाल के रखा हुआ है। इनको पैसा देते हैं कि आप सेफ्टी वाल बंद करके कुकर का सीटी है सब कि गैस ज्यादा बन जाए, गुस्सा ज्यादा हो जाए तो एक बैनर लगाइए, इनका गुस्सा 3 दिन में रिलीज करिए और उसके बाद फिर इनको काम में लगाइए, फिर 6 महीने जोतिए और फिर इन्हीं से कहलवाइए अरे पीछे बहुत बड़े थे, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे संगठनों को भी चिन्हित करके और पीछे निकलना है और सारी कतारों को जीत करके लाना है और एक बड़ी एकता के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। ये दौर किस तरह से चल रहा है, इसकी एक छोटी सी वानगी मैं आपके सामने देना चाहता हूं। अभी एक गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, एक खोराबार सीएससी है, उसके अंदर एक सीमा शाही नाम की आशा बहन गई, मरीज ले गई थी, उसका बच्चा हुआ था तो कुछ टाका वाका कहीं लगता है नेचुरल वे में, तो टूट गया था, तो वो शिकायत किया उसने कि मेरा उसको पेन हो रहा है, तो वो लेके गई। तो वो हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था, तो वो नर्स बोली, स्टाफ नर्स की, वही इसको वही ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि घर नजदीक था इसलिए यहाँ ले आए हैं, टाका लगा दीजिए, छोटा सा काम है, कहे धागा ले। तो गई, 250 रुपया का कुछ सामान वामान रहता होगा, तो कहा 2000 और जमा करिए। तो उसने कहा अरे भाई धागा भी हमसे मंगा लिया आपने, अब 2000 कहां दे देंगे, इसके पास होगा तब न दिला देंगे। बात पड़ गई तो बोले वही ले जाओ। तो उसने कहा फिर आप कहे के लिए बैठी है, कुछ बात बढ़ी होगी, उसको तमाचा मार दिया, उसको तमाचा मार दिया। और फिर वो गई प्रभारी के पास शिकायत करने, तो प्रभारी उसको सुन करके और वो अंदर चले गया, वो 15 मिनट तक वहां बैठी रही और फिर वो लौट के आई। वो जब नहीं सुना उसने तो फिर वो लौट के आई और वो अपनी मरीज को लेकर चलने लगी हो कि चलिए यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और इसके खिलाफ हम अभी सीएमओ कहा जाएंगे। तो वो एक उसका पुरुष साथी और वो स्टाफ नर्स खड़ी हुई, कहा सीएमओ कहा जाओगे, एक जगह शिकायत करके आ गई हो, क्या कर लिया तुमने हमारा, अब सीएमओ कहा जाओगे। तो उसको फिर मारा। एक घटना ये है। दूसरा घटना यह है कि हाथरस में अभी हमारी जो वहां जिलाध्यक्ष है वो गई सीएमओ से बात करने के लिए, तो बातचीत हुआ और उसने कुछ कहा सुनी हुआ। तो सीएमओ ने उनके जाने के बाद कहा कि ये इसको पर नजर रखो, हॉस्पिटल में अगर आए तो इसको भगाओ। वो दूसरे दिन कोई मरीज लेके गई थी, लेबर रूम के सामने थी, तो 2 लोग आए और उन्होंने उनको भगाना शुरू किया। तो भिड़ गई, उनके साथ मारपीट किया, वो गिर गई जमीन में, उनकी एक उंगली टूट गई। उसके अगले दिन बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया हुई, हमारे लाख चाहने के बावजूद भी जिलाधिकारी कार्यालय लोग जाने के बजाय अस्पताल चले गए और वो अस्पताल में 1000 आशाओं ने घुस के पूरे अस्पताल को मारा, पूरे अस्पताल की पिटाई की। सीएमओ मारा गया, महिला डॉक्टर मारी गई, वार्ड बॉय मारे गए, चपरासी मारे गए, ड्राइवर मारे गए, सब मारे गए और सबका बहुत पिटाई हुआ। और उसके बाद अभी 130 आशा वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। मेरी वहां के कलेक्टर से बात हुई है और 3 लोग अभी जेल में हैं। आशाओं को तो हम लोगों ने रात में छोड़ा लिया था, सबको कोतवाली से बाहर ले आए थे, लेकिन 3 नौजवान लड़के जो आपकी आशा बहनों के बेटे हैं वो अपनी माओ के साथ गए थे, तो वो भी अंदर है, वो कल संभवतः छूट जाएंगे। वहां एक लड़ाई सबने खड़ी। हमीरपुर पीछे है, जहां से लौटते हुए आप लोगों से मुलाकात हुई थी घाटमपुर की बहनों से। वहां अभी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले आपको मालूम है कि हमारी एक बुजुर्ग आशा दीदी को कान पकड़ के वहां की सीएमएस ने उठा बैठा दिया। मुरादाबाद में कुंदरकी एक जगह है, कुंदरकी में प्रभारी के पास उसने कहा कि भाई हमको आप रोज काम के लिए बताते हैं, तो ये हमारे काम का पैसा कहाँ है। तो उसने कहा कि पैसा मत, नहीं पैसे की बात मत करो, काम जाके करो। उसने कहा नहीं पैसे की बात क्यों नहीं करेंगे, हम मेहनत करते हैं। एक तमाचा मारा उसको, हड़ताल हुई, आंदोलन चला, उसका ट्रांसफर करके छोटी पा गई। ये रोज का जो घटनाक्रम है। एक सवाल हमारे सामने ये है, अभी एक काम चल रहा है वर्तमान समय में, जो कह रहे हैं कि वो हेड टू हेड सर्वे कर दिया।
उसमें कोई पैसा आपके लिए नहीं है, ये काम नर्स के लिए आया था। फिर इन्होंने कहा आशा नर्स और वो क्या नाम एनम और ये सब मिलकर करेंगी, तो आंगनबाड़ी ने मना कर दिया, अभी आशा खाली करेगी, उसका कोई पारितोषिक और पारिश्रमिक आपके पास नहीं। तीसरा यह है कि फिर 3-4 महीने से वेतन फिर ब्लॉकेज में है। अभी तो पीछे 12 सितंबर से अक्टूबर के बीच में कुछ दबाव बना, कुछ पेमेंट रिलीज हुआ कुछ जगहों में, और बाकी अभी फिर ब्लॉकेज है। तो ये तात्कालिक सवाल भी हमारे सामने खड़े हैं। तो रोज निचले स्तर पर ये जो सम्मान का सवाल है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जेंडर सेल बनाइए। बहुत सारा महिलाओं के साथ मोनेस्ट्रेशन का घटना हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। हमारे यहाँ एक दीदी है, उन्होंने बताया, देखिए कैसे एक इस बात को समझिए कि कैसे गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा उनसे सरिता जी से, वो रोने लगी थी वहां जो बहने हमारी गई थी लखनऊ वाले कार्यक्रम में, तो उस हाँ रोने लगी थी। तो उनको कहा उसने कि अगर तुम औरत न होती तो मैं बताता। ये भी बड़ी गाली है, ये किसी को लैंगिक आधार पर चिन्हित करना, ये भी गाली है। ये जो यौन हिंसा जिसको कहते हैं उसका प्रकार विभिन्न रूपों में आता है। तो हम लोगों ने कहा कि जेंडर सेल बनाइए। सरकार क्यों जेंडर सेल नहीं बना रही? किससे शिकायत करने जाएंगे? कौन 3 दिन में निस्तारण करेगा इस घटना का? आपका बीसीपीएम फोन पर शिकायत करता है, आपका डॉक्टर की बहन का रेट लगाता है, कहां शिकायत करेंगे वो? सरकार से कहते हैं जेंडर सेल बनाइए, उसमें संगठन को रखिए, आप अपना महिला डॉक्टर को रखिए, दुर्वासा को रखिए। यही नहीं कह रहे, कमेटी बन गई जहां जाकर के कोई महिला निर्भीक होकर के अपना दर्द कह सके, अपनी शिकायत कर सके, और वो कमेटी सुन करके निर्णय करे। सीएमओ का फाइल पड़ी हुई 4 महीने से निर्णय नहीं हो रहा। वो सगनी ने हमको फोन किया, कहा भैया मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं इसी सेंटर में काम करती हूँ, इसने मुझको इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा, मेरी फाइल 3 महीने से वो क्या है। रात में 1 बजे उसको जगाया, हमने कहा तुम्हारी छाती में लात रखवा देंगे सवेरे कर, इसका सवेरा होते होते निलंबन नहीं होगा। यह मुरादाबाद में राजीव चौधरी प्रभारी था, वो कुछ नहीं बचिया भी भर्ती में आई है, वो अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से कहता है रिकॉर्डिंग है, सीएमओ कहता है सामान्य बात होता है, कहां जाएंगे? हमने कहा सम्मान के सवाल को लेकर के हर मांग पत्र में कहा सरकार से सर्कुलर जारी करिए। जितना आशाओं का विश्राम घर बना हुआ है सबको कबाड़खाना बदल दिया। उसके अंदर टूटी हुई कुर्सी, सड़ा हुआ गैस सिलेंडर रखा हुआ है, उसके अंदर दवा के खोखे रखे हुए हैं, बैठने की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। तो ये जो सवाल है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लड़ाइयां हमारे आपके सामने हैं। ऐसी फौलादी एकता की हमें जरूरत है। तो हम लोग आपको भी सुनेंगे, और सुनते हुए हम लोग यहाँ जिला स्तरीय कमेटी भी बना हुए, और आगे संगठन को कैसे यहाँ विकसित किया जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे इसका विस्तार किया जाए, और कैसे हम जिले की स्थानीय लड़ाइयों से होते हुए प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की जो लड़ाइयां हैं उनका हिस्सा बने, इस पर हम लोगों को आज विचार करना है।